नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे जनरल साइंस के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा जो टॉपिक रहेगा कंकाल तंत्र और उत्सर्जन तंत्र। यानी कि कंकाल तंत्र और उत्सर्जन तंत्र से संबंधित हम विभिन्न प्रश्नों की चर्चा इस क्लास में करने वाले हैं। और ये आज की जो क्लास है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है अपनी। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब अस्थियों का अध्ययन किस शाखा के अंदर किया जाता है? तो अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट देखिए कॉन्ड्रोलॉजी। कॉन्ड्रोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन करते हैं अपन? कार्टिलेज यानी कि उपास्थियों का अध्ययन किया जाता है। मायोलॉजी या सार्कोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? इसके अंदर हम मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं, मसल्स का अध्ययन करते हैं। कंकाल क्या है? जो अस्थियों का जो पंजर है वो कंकाल कहलाता है। और इस कंकाल के की वजह से ही हमें एक शारीरिक ढांचा मिलता है, यानी कि हमारे शरीर को एक निर्धारित आकृति मिलती है। मानव शरीर में अस्थियों की संख्या, यानी कि मानव शरीर के अंदर जो अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है। जबकि छोटे बच्चे के अंदर 280 होती है, क्योंकि वो अस्थियां बाद में ज्वाइंट होके 206 रह जाती है। तो वयस्क व्यक्ति में 206। अक्षी कंकाल, जो एक्सियल जो स्केलेटन में कुल अस्थियां कितनी होती है? तो अक्षी कंकाल के अंदर 80 होती है, जबकि अनुबंधी कंकाल के अंदर 126 अस्थियां होती है। तो अक्षी कंकाल में 80। उपांगी कंकाल, अभी उपांगी कंकाल बताया है, 126 इसके अंदर अस्थियां होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि है, तो हमारे शरीर की सबसे लंबी अस्थि है फीमर, जो कि जांघ की अस्थि है। उरु अस्थि भी इसको कहा जाता है। मानव शरीर का सबसे मजबूत भाग क्या है? इनेमल है, दांतों के ऊपर का जो आवरण। अगला, मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती? तो मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 होती है। मांसपेशियों का निर्माण करने वाला प्रोटीन कौन है? एक्टिन और मायोसिन। अस्थियां किन किन तत्व से बनी होती है? तो कैल्शियम और फास्फोरस से हमारी हड्डियां या बोन्स बनी होती है। ऑस्टियोसाइट्स कहाँ पाए जाते हैं? ये हमारी अस्थियों में पाए जाते हैं, ऑस्टियोसाइट्स। जानुफलक का दूसरा नाम क्या है? तो जानुफलक को जो क्लेविकल होती है हमारी, जो कॉलर बोन होती है, उसको जानुफलक या जत्रुक या कॉलर बोन भी कहा जाता है। अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो अस्थियों के अंदर ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अस्थियों का निर्माण करने वाली कोशिका क्या कहलाती है? तो ऑस्टियोब्लास्ट कहलाती है। जो अस्थियों का निर्माण करती है उसको ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। हाथ की अस्थियां, हाथ की देखिए, हाथ की अस्थियां ह्यूमरस, यहाँ 2 अस्थियां होती है, रेडियस और अल्ना। इसके बाद ये कार्पस और मेटाकार्पस, और ये फ्लेंजर्स आ जाती है हमारी, यानी कि हमारी अंगुलास्थियां। पैर की अस्थियां, तो पैर की अस्थियां हैं फीमर, ये जो जांघ की अस्थि फीमर। इसके बाद टिबिया फिबुला, फीमर से जो नीचे जो अस्थि होती है टिबिया और फिबुला होती है। जो हमारा जो घुटना होता है उसको पटेला कहते हैं। इसके बाद जो नीचे 7 अस्थियां हैं टार्सल से, ये टार्सल्स की संख्या 7 होती है पैर के अंदर, जबकि हमारे जो हाथ की कलाई के अंदर 8 होती है। और मेटाटार्सल्स, जो नीचे की जो हमारा जो पंजा है वो मेटाटार्सल्स है। क्लेविकल या कॉलर बोन की जो अस्थि कहाँ पाई जाती है? ये जो अंश मेखला है, यानी कि इसमें पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं पेक्टोरल गर्डल भी कहते हैं। मनुष्य में कुल कितने जोड़ी पसलियाँ होती है? तो हमारे अंदर टोटल 12 जोड़ी फसलियाँ होती है। और 12 जोड़ी किस क्रम में होती है? देखिए 1 से 7 जो जोड़ी होती है वो सत्य फसलियाँ होती है। और 8, 9 और 10 यानी कि जो 3 जोड़ी होती है ये आभासी फसलियाँ होती है। और 11 और 12 यानी 11वीं और 12वीं जो जोड़ी होती है उसको फ्लोटिंग या हवाई फसली कहते हैं। नेक्स्ट देखिए फसलियाँ, यानी रिब्स जो सामने हमारे किस अस्थि पर आकर जुड़ती है? तो ये जो फसलियाँ हैं पीछे से हमारे ये जो यहाँ की जो अस्थि होती है इसको बोलते हैं स्टर्नम, जो आगे की तरफ उभरी हुई रहती है, स्टर्नम से आकर जुड़ती है। मानव में कुल कितनी वर्टिब्रेट्स यानी कि जो कशेरुकाएं होती है, कशेरुक दंड जो होती है हमारी, उसमें 33 कशेरुकाएं होती है। स्तनी जो होते हैं, जो मैमल्स होते हैं, मैमेलिया वर्ग के प्राणी में सबसे बड़ी कशेरुका कौन सी है? तो लंबर होती है, जो कि हमारी कमर की होती है। मानव खोपड़ी में कुल अस्थियां कितनी होती है? तो टोटल जो हमारी होती है 14 + 8, यानी कि 14 चेहरे की प्लस 8 कपाल की, तो 14 + 8 बराबर 22 टोटल अस्थियां होती है। सिर के अंदर अगर पूछा जाए तो टोटल 29 अस्थियां होती है। हायड नाम की जो अस्थि हमारे गले में पाई जाती है। कान यानी कि जो कर्ण में पाई जाने वाली जो अस्थियां हैं मेलियस, इनकस और स्टेप्स। मेलियस, इनकस, स्टेप इनके हिंदी नाम है निहारिका, मुद्रक और वलियक। जो स्टेप्स जो हड्डी है वो शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है। इनको शॉर्टली अपन MIS, मेलियस, इनकस, स्टेप्स के नाम से
बता सकते हैं शॉर्टली इसका। स्टेपिज कर्ण की शरीर की सबसे छोटी अस्थि है। दो अस्थियों को आपस में जोड़ने वाला, यानी कि ये जो दो बोन से आपस में यहाँ जो जोड़ता है वो क्या है, लिगामेंट। तो लिगामेंट किसको जोड़ता है, दो अस्थियों को, जबकि अस्थि और मांसपेशी आपस में किससे जुड़ी रहती है, टेंडन से। किससे जुड़ी रहती है, टेंडन से। और जो मांसपेशियाँ हमारी जो चर्म से जुड़ी रहती है, हमारी स्किन से, वो एरियलर उत्तक की सहायता से जुड़ी होती है। मांसपेशी को त्वचा से एरियलर उत्तक जोड़ता है, जबकि अस्थि को मांसपेशी से कौन जोड़ता है, टेंडन। तो देखिए ये मसल से और ये अस्थि है, तो दोनों आपस में किससे जुड़ी हुई है, यहाँ पे टेंडन से जुड़ी हुई है, टेंडन से। नेक्स्ट, कंदुक खलिका संधि यानी कि बॉल एंड सॉकेट संधि कहाँ देखी जाती है, ये कंधे के अंदर। जो हमारे कंधे के अंदर अपन हाथ घुमा सकते हैं ना, तो ये कंदुक खलिका संधि है। जो बॉल्स जैसी होती है, ये इसके खलिका यानी कि जो इसके जो बीच में जो छेद है उसमें लगी रहती है, ये खलिका है और ये कंदुक है। अस्थियों से कैल्शियम और फास्फोरस की अधिक अवशोषण अगर हो रहा है तो उसको कौन सा रोग कहते हैं, तो ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि हड्डियाँ का अंदर पोर्स हो जाना, यानी कैल्शियम फास्फोरस ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रहे तो हड्डियाँ पोली हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। जबकि विटामिन डी की जो कमी से होता है बच्चों के अंदर रिकेट्स रोग होता है, जबकि जो वयस्क के अंदर ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है। देखिए अब अगला है उत्सर्जन, यानी कि हम उत्सर्जन से संबंधित विभिन्न प्रश्न की चर्चा इस दूसरे टॉपिक्स के अंदर करेंगे। तो जो प्रोटीन अपचयन के फलस्वरूप बने जटिल नाइट्रोजनी पदार्थ को शरीर से बाहर छोड़ना, यानी कि अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर छोड़ने के कहलाता है उत्सर्जन या एक्सक्रीशन। स्तनी यानी कि जो मानव का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है, तो हम किसको छोड़ते हैं, मुख्य उत्सर्जी पदार्थ हमारा है यूरिया, और इसका फॉर्मूला है NH2CO NH2। मनुष्य में यूरिया मुख्यतः कहाँ बनता है, तो हमारे लीवर या यकृत या जिगर, तीनों एक ही नाम है, इनमें बनता है। और किस चक्र के दौरान, अर्निथिन चक्र के दौरान। अर्निथिन चक्र के दौरान किसका निर्माण होता है, यूरिया का। यदि मनुष्य भोजन में अगर प्रोटीन ज़्यादा ले, यानी कि दूध है, अंडे हैं या इस तरह की दालें हैं, अगर वो ज़्यादा सेवन करे तो वो कौन से पदार्थ का ज़्यादा उत्सर्जन करेगा, तो यूरिया और यूरिक अम्ल का ज़्यादा उत्सर्जन होगा। नाइट्रोजनी अपशिष्ट यूरिक अम्ल किसका मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है, तो जो तिलचट्टे होते हैं, कॉकरोच, वो किसको छोड़ते हैं, यूरिक अम्ल को। जबकि मेंढक हैं, जो रेप्टाइल्स वर्ग के हैं, यानी कि जो उभयचर हैं, वो किसको छोड़ेंगे, यूरिया या अमोनिया को। पक्षी किसका उत्सर्जन करते हैं, यूरिक अम्ल का। और जबकि मछलियाँ वगैरह जो हैं वो अमोनिया का उत्सर्जन करती है। मानव वृक्क की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, यानी कि मानव वृक्क के अंदर मेन कार्य जो फिल्ट्रेशन जो है हमारे ब्लड का, उसका मेन कार्य कौन सी जो सेल्स करती है, तो वो है नेफ्रॉन, जिसको हम वृक्काणु भी कहते हैं। और इसकी संख्या होती है, एक वृक्क के अंदर 10 लाख होती है। इतनी बारीक बारीक नलिकाएं होती है ये एक वृक्क के अंदर। ऐसी जो नेफ्रॉन्स की जो स्ट्रक्चर्स यहाँ दी गई है, इसके अंदर बोमेन संपुट, हैनले लूप, ये कलेक्टिंग डक्ट होती है, ये वापस ये जो यूरिनरी ब्लेडर्स जो हमारे वहाँ तक कनेक्ट होती है यूरेटर्स की सहायता से। और इसके अंदर जो छोटी छोटी कैपिलरीज होती है, तो ये इधर वाली जो इसकी जो बड़ी होती है इसकी साइज, इधर वाली की छोटी होती है। तो इधर से जो आता है तो यहाँ प्रेशर लगता है, जिससे जो फिल्टर हो जाता है हमारा ब्लड। हैनले लूप का मुख्य कार्य क्या है, जो हैनले लूप है ये क्या करता है, अवशोषण करता है, यानी कि वापस से एब्जॉर्ब कर लेता है किसको, वाटर को, यानी कि वाटर का अवशोषण करना। हाइड्रा जो है सिलेंटेटा संघ के अंदर आता है, ये किस पदार्थ का उत्सर्जन करता है, तो हाइड्रा किसका करता है, अमोनिया का। अमोनोटेलिक कहते हैं, जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं वो अमोनोटेलिक, जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं वो यूरियोटेलिक, जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं वो कहलाता है यूरिकोटेलिक। मानव वृक्क किडनी कैसी होती है, तो देखिए मेटानेफ्रिक होती है, यानी कि इसके अंदर प्रोनेफ्रिक, मेजोनेफ्रिक और मेटानेफ्रिक, यानी कि सबसे विकसित जो किडनी है वो है मेटानेफ्रिक, यानी कि जो मानव के अंदर मेटानेफ्रिक टाइप की होती है। कि प्रोनेफ्रिक किसके अंदर होती है, मछलियों के अंदर, और मीजोनेफ्रिक किसमें होती है, मेंढक, सांप और पक्षियों में। यानी कि सबसे ज़्यादा जो विकसित है वो किसमें होती है, मानव में, जो मेटानेफ्रिक टाइप की किडनी होती है। स्तनधारियों में कौन सी रुधिर वाहिनी में यूरिया की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, यकृत के अंदर होता है। तो यकृत से जो आने वाली जो वेन है, जिसको बोलते हैं अपन यकृत शिरा या हिपेटिक वेन, उसी के अंदर यूरिया की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। पक्षियों व सरीसृप, पक्षी यानी कि जो उड़ने वाले पक्षी, और सरीसृप जो रेंग के चलते हैं, जैसे जो
सांप है या मगरमच्छ है, उनका उत्सर्जी पदार्थ क्या है, तो वो किसका उत्सर्जन करते हैं, यूरिक अम्ल का। मानव मूत्र का जो पीएच होता है यानी कि हल्का अम्लीय होता है, यानी कि लगभग इसका पीएच होता है 6 के आसपास, हल्का अम्लीय होता है। मूत्र का पीला रंग क्यों होता है, तो मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण होता है। ग्रीन ग्रंथियों द्वारा उत्सर्जन कौन करते हैं, तो जो मोलस्का के जो घोंगा है, यूनियो है, पाइला है, जिनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण होता है, वो जीव किसका उत्सर्जन करते हैं, वो करते हैं ग्रीन ग्रंथियों की सहायता से। नेक्स्ट आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के जो जीव हैं यानी कि जो कीड़े मकोड़े हैं, वो मेल्पिंगी नलिका द्वारा उत्सर्जित पदार्थ छोड़ते हैं, जबकि स्तनधारी यानी कि हम किडनी की सहायता से यानी कि वृक्क की सहायता से हमारे उत्सर्जित पदार्थ का बाहर छोड़ते गए। जबकि प्रोटोजोआ, हमारी जो प्रोटोजोआ जो हैं जैसे कि अमीबा वगैरह हैं, ये किसकी सहायता से, डायरेक्ट शरीर की सतह द्वारा डायरेक्ट उत्सर्जित पदार्थ यानी कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह को या जो अमोनिया यूरिया जो भी है उनके उत्सर्जित पदार्थ उनको डायरेक्ट शरीर से बाहर त्याग देते हैं, सतह द्वारा, शारीरिक सतह द्वारा। नेफ्रॉन में परिनिस्यंदन कहाँ होता है, तो बोमेन संपुट में होता है। मानव की प्रत्येक किडनी यानी कि प्रत्येक किडनी या जो वृक्क के अंदर नेफ्रॉन की संख्या अभी बताया 10 लाख होती है, 1 मिलियन कह सकते हैं इसको। एक स्वस्थ व्यक्ति प्रतिदिन कितने लीटर मूत्र का उत्सर्जन कर सकता है, यानी कि लगभग 1.5 से 1.8 भी सही है इसके अंदर, और 1 से 1.5 लीटर लगभग इतना उत्सर्जन करता है। रक्त में एडीएच का पूरा नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसकी अगर कमी होती है तो क्या होगा, इसकी कमी होने पर मूत्र की मात्रा बढ़ जाएगी, यानी कि ये एडीएच क्या करता है, ये एडीएच वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, यानी कि अगर इसकी कमी होगी तो क्या होगा, जो मूत्र के अंदर वाटर की मात्रा ज़्यादा जाएगी, तो वाटर ज़्यादा जाएगा तो मूत्र का उत्सर्जन अधिक होगा। इसे हम बोलते हैं पोलीयूरिया। पोलीयूरिया कहते हैं एडीएच की कमी को। और अगर ये लगातार बना रहता है तो डायबिटीज इंसिपिड्स नामक रोग हो जाता है। एक डायबिटीज मेलिबिटिस से जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ने पर होता है। रुधिर में मूत्र का पृथक्करण किससे होता है, तो ग्लोमेरुलस द्वारा। ये ग्लोमेरुलस के अंदर जो कैपिलरीज होती है, कोशिकाएं होती है, जो क्या करती है, ब्लड को छान लेती है। प्रथम कार्बनिक जो यौगिक है यूरिया, उसका नाम था जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया, तो उसका नाम क्या था, यूरिया। उसका फॉर्मूला है NH2CO NH2। और किसने बनाया था इसको, वोहलर ने। और कब बनाया था, 1828 के अंदर। आर्निथिन चक्र का संबंध किससे है, तो ये अभी थोड़ी देर पहले बताया किससे है, यकृत से। और इसमें क्या बनता है, यूरिया का निर्माण होता है। वृक्क, किडनी में जो पृथ्वी जमा हो जाती है उसका फॉर्मूला है कैल्शियम ऑक्सलेट। नेफ्रॉन के प्रमुख भाग है, हमारे नेफ्रॉन के प्रमुख क्या क्या भाग है, तो बोमेन संपुट है, हेनले लूप है, संग्राहक नलिका है, दूरस्थ कुंडलित नलिका है। डायलिसिस यानी कि अपहरण का संबंध किससे है, यदि किसी व्यक्ति की किडनी खराब हो जाती है, दोनों किडनी खराब हो जाती है, तो उस व्यक्ति को अपने ब्लड को फिल्टर करवाने के लिए क्या किया जाता है, डायलिसिस मशीन के ऊपर उसके ब्लड को फिल्ट्रेशन किया जाता है। इसमें जो सेल्फोन झिल्ली का उपयोग किया जाता है, यानी कि डायलिसिस क्या है, अपहरण किसका शुद्धिकरण, रक्त का, यानी कि किडनी से इसका संबंध है। एंजाइम क्या होते हैं, तो एंजाइम जो उत्प्रेरक होते हैं ये प्रोटीन के बने होते हैं, यानी कि एक प्रकार के ये मूलतः प्रोटीन ही होते हैं। और इसकी खोजकर्ता कौन है, बुकनर। और इसका नामकरण किसने दिया था, कोहने ने दिया था। तो एंजाइम का नामकरण कोहने ने दिया था। एंजाइम का जो ताला कुंजी सिद्धांत एमिल फिशर ने दिया था। एमिल फिशर ने क्या कहा था कि कोई विशेष एंजाइम ही किसी विशेष अभिक्रिया पर कार्य करते हैं, यानी कि किसी स्पेशल ताले को खोलने के लिए स्पेशल चाबी चाहिए, इसी प्रकार किसी स्पेशल रिएक्शन के लिए, किसी विशेष रिएक्शन के लिए विशेष एंजाइम की जरूरत होती है। एक एंजाइम सिद्धांत दिया था बिडल और टॉटम ने। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वे जीव जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, यानी कि वो यूरिया छोड़ते हैं, वो क्या कहलाते हैं, यूरियोटेलिक। अमोनिया छोड़ते हैं वो अमोनोटेलिक, जबकि यूरिक अम्ल छोड़ने वाले यूरिकोटेलिक। मानव उत्सर्जन तंत्र में क्या क्या शामिल है, तो देखिए मानव उत्सर्जन तंत्र में हमारी 2 किडनी होती है, ये 2 मूत्र वाहिनियां होती है, मूत्र नलिका कह सकते हैं इनको। और ये एक जो थैला है ये मूत्राशय हमारा यूरिनरी ब्लैडर है। और ये मूत्र मार्ग जहाँ से मूत्र उत्सर्जन होता है। तो क्या क्या है हमारे इसके अंदर, एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी मूत्र नलिका यानी कि 2 मूत्र नलिकाएं, और एक मूत्र मार्ग
और ये एक मूत्रमार्ग, एक मूत्राशय, यानी कि ये हमारा किसका डायग्राम है, उत्सर्जन तंत्र का, हमारे उत्सर्जन तंत्र का डायग्राम है। वृक्क के चारों ओर भी एक झिल्ली पाई जाती है, तो उसका क्या नाम है, पेरिटोनियम। क्या नाम है उसका, पेरिटोनियम। जबकि हमारे जो फेफड़े होते हैं वो भी एक झिल्ली से घिरे रहते हैं, उसको बोलते हैं प्लूरल कैविटी। तो फेफड़ों के चारों ओर की झिल्ली प्लूरल कैविटी कहलाती है, जबकि वृक्क के चारों ओर की झिल्ली कहलाती है पेरिटोनियम। तो स्टूडेंट्स, कैसी लगी क्लास आपको? जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का यहाँ पे हमने संग्रह किया है। आई होप आपको इससे लाभ मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।